स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। इतिहास बताता है कि निकाय चुनाव में झारखंड में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। शहरों में बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल रही है, जेएमएम पारंपरिक रूप से गांव की पार्टी रही है। लेकिन सच ये भी है कि बीते चंद सालों में जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने शहरों में अपनी ताकत में इजाफा किया है। अब जबकि निकाय चुनाव चंद दिन दूर रहे हैं, तब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे झारखंड पुलिस की निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं है। वो चाहती है कि निकाय चुनाव सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अधीन हो। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो पहले सवाल बैलेट बॉक्स पर उठाए गए, बात बनी नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीजेपी की नहीं सुनी। अब बीजेपी निकाय चुनाव में राज पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहले अनुराग गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और अब तदाशा मिश्रा को खुद ही पद से हट जाने की सलाह दे रहे हैं। सवाल है, झारखंड पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर क्या बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है? नेता प्रतिपक्ष को राज्य पुलिस पर नहीं है भरोसा। निर्वाचन आयुक्त से बाबूलाल की मांग। बूथ स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर पर लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। जनता को नहीं, राज्य पुलिस पर है यकीन। पुलिस के वरीय अधिकारी है आरोपी। शहरी निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग उठाई है। नगर निकाय की चुनाव करीब है। अब 23 फरवरी को चुनाव होना है। हम चाहेंगे कि नगर निकाय के चुनाव निष्पक्ष हो। नगर निकाय क्षेत्रों में मतदाता निर्भीक और भयमुक्त होकर के लोग वोट डाल सके। इसलिए हम राज्य के निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करते, हमारी पार्टी ने ऑलरेडी लिखित में भी मांग कर चुका है। निष्पक्ष चुनाव होने के लिए एक तो सभी पोलिंग बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स की तैनाती हो ताकि लोग भय मुक्त होकर के लोग वोट डाल सके। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए सजग है। शहरी निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की मांग पूरी तरीके से हास्यास्पद और विवेकहीनता का परिचय देता है। जो आरोप उन्होंने लगाए या जिन चीज़ों के लिए वो चुनाव आयोग गए थे, इससे साफ झलक रहा है कि भाजपा के नेताओं के चेहरे पर हार की हताशा जो है वो चुनाव के पहले ही झलक रही है। और निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों के अंदर में जितनी बार इन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तरों का दौरा किया है, इनके नेताओं ने, अगर उतना दौरा जनता के बीच में किए रहते तो शायद आज यह दिन उन्हें देखने को नहीं मिलता। चुनाव की एक परिपाटी है, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरह राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा। इन्होंने जिन जिन चीज़ों की मांग की है वो सभी निर्वाचन आयोग पूरा करता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात रही, बूथों पर मतदान निष्पक्ष हो इसकी बात रही, इसके लिए व्यापक व्यवस्था सरकार कर रही है। निकाय चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और सामान्यतः राज्य पुलिस की निगरानी में ही निकाय चुनाव होते हैं। लेकिन हिंसा की आशंका में खास तौर पर पश्चिम बंगाल में CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती होती रही है। निकाय चुनाव में दूसरे राज्यों जैसे मणिपुर, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। झारखंड के निकाय चुनाव में 2940 में से 607 हाई सेंसिटिव बूथ है। ये भी केंद्रीय बल की नियुक्ति की वजह हो सकता है। निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो बीजेपी को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्यूट करने के चुनाव के दौरान मांग बीजेपी कर रही है। बाबूलाल मरांडी को
और आदित्य साहू को हमने आपको सुनाया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ मेहमान चर्चा जैसे आगे बढ़ेगी हम हमारे साथ जुड़ेंगे और फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान हैं। आंसू से हमारे साथ प्रवास खान साहब है। प्रवास साहब बहुत स्वागत है आपका। और सागर कुमार है जेडीयू के नेता। सागर साहब बहुत स्वागत है आपका। प्रवास साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो बाबूलाल मरांडी ने कहा है या बीजेपी ने कहा है कि भाई राज पुलिस पर यकीन नहीं है और इसलिए सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्यूट यहाँ करना चाहिए, कितना जायज़ आप इस मांग को मानते हैं? देखिए, सारे चुनाव पे खास करके अगर देखा जाए, अभी जो देश में ऑपोजिशन की पार्टियां जितनी हैं सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं चुनाव आयोग पे या निर्वाचन आयोग पे, तो ये ऑपोजिशन पार्टियां ही लगाती हैं और लगाती हैं और बार बार ये बोलते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और उसी के हिसाब से लगभग सब जगह होता है। आज उसी के एक तरह से देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष झारखंड के माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी बोला है कि झारखंड में राज्य पुलिस का पे भरोसा नहीं है, केंद्रीय पुलिस बल का तैनाती होनी चाहिए और ये मुझे लगता है ये मांग भी जायज़ है। क्यों मांग जायज़ है, उसका पीछे एक कारण है, क्योंकि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को राज्य सरकार ने लंबे टाइम तक लंबित रखा, जो नियत पे उनकी हमेशा एक शक की तरह रही, उसके बाद माननीय कोर्ट का बार बार हंटर खाने के बाद चुनाव का ये हुआ, घोषणा हुआ, उस पर आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के पोस्ट पे मतलब 24 घंटे के अंदर में जो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुई थी उनकी बहाली हुई पारदर्शिता में। फिर उसके बाद रोस्टर विवाद हुआ, तो इस तरह का विवाद हुआ तो ट्रांसपेरेंसी में कहीं ना कहीं चीज़ को तो थोड़ा सा ये आ रहा है। और दूसरी बात है कि ये राज्य में लगभग 80,000 सुरक्षा बल की स्वीकृति है, जो अभी 61,000 जवान है अभी राज्य में, जिसमें आप देखेंगे 607 से लेके 896 बूथ जो अति संवेदनशील कहलाता है, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की ज़रूरत होगी। राज्य में देखेंगे सीआरपीएफ की भी कुछ कंपनियां हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वो राज्य को चला चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख चुके हैं, तो इसलिए एक डिमांड रखे हैं कि पारदर्शिता के साथ चुनाव होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये सरकार ने आप देखेंगे कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पे ये गई हैं। बैलेट पेपर का भी आप मतगणना पे आप देखेंगे 10,27,000 लगभग जो मतदाता हैं उससे अधिक है। अब उसका मताधिकार का काउंटिंग कितना लंबा होगा, कैसे होगा, कितना सीसीटीवी कैमरा लगेगा, तो ये सब चीज़ तो है कि आप चीज़ों को आप बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान भी कहता है कि अनुच्छेद 326 के लेके कि एक जो एक होता है उनको वोट का अधिकार है, लेकिन अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार तो नहीं कहेंगे। संविधान ने जो आदेश दिया है तो उस सब चीज़ को देखा जाए, अगर संवैधानिक अधिकार है वोटिंग करना आपका, तो वो सब चीज़ को देखते हुए चाहेंगे कि मतदाता भी वहाँ निकल के आए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करे। उसके लिए मतदाता को भी विश्वास होना चाहिए कि हम सही सुरक्षा घेरा में हैं और पारदर्शिता के साथ में हैं, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। उसके लिए राज्य सरकार उसकी जिम्मेवारी, क्योंकि राज्य सरकार, संविधान ने ही राज्य सरकार को जिम्मेवारी दी है कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी इस पे है। तो अब निर्वाचन आयोग को इसमें फैसला लेना होगा, क्योंकि इनके पास एक्सक्यूज़ था कि हम ईवीएम से वोट नहीं करा पाए क्योंकि ईवीएम हमें मिल नहीं पाया था। ईवीएम से वोट कराते तो फिर एक लंबा टाइम तक हमको जाना पड़ता, और माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दिया था कि आपको मार्च के अंतर तक में आपको वोट करा लेना है और नगर निकाय का जो कमेटी है उसको गठित कर देना है। तो ये मांग को निराधार नहीं मांगेंगे, ये मांग स्पष्ट है और ये चीज़ होना चाहिए कि वोटर की सुरक्षा के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीज़ कदम उठानी चाहिए निर्वाचन आयोग को। चलिए सागर जी का रुख करते हैं। सागर जी, जिस तरह से जो जस्टिफाई कर रहे हैं प्रवास साहब बाबूलाल मरांडी की बात को, उन्होंने कहा कि फोर्सेस की कमी है, फोर्सेस की कमी है इसलिए अतिरिक्त फोर्स को डाला जाए, ये एक अलग बात है, ये एक अलग कंसर्न दिखता है राज्य के रहने वाले राज्यवासियों के लिए। लेकिन निष्पक्षता पर जिस तरह से बाबूलाल सवाल उठा रहे हैं, तब तो विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि भाई ईडी सीबीआई का आप मिसयूज कर रहे हैं। जब राज्य सरकार अपनी पुलिस का मिसयूज करेगी तो इसका मतलब है कि उनके जो आरोप लगातार है कि भाई केंद्रीय एजेंसियों का आप लोग मिसयूज करते हैं, तो वो जस्टिफाइड हो रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि उनके कड़े निर्णय से राज्य सरकार को झुकना पड़ा और अंततः जो इनकी मंशा थी लंबे समय तक नगर निकाय के चुनावों को टालने की, वो विफल हुई और इस राज्य में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और जो अभी नेता प्रतिपक्ष ने जिस विषय पर अपनी बातों को रखा है, जो आपत्तियों को दर्ज कराया है, उससे हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। और यहाँ पर कोई बलों की बात नहीं है, बात है एक प्रोटोकॉल होता है चुनाव में, और चुनाव में उस प्रोटोकॉल का पालन जरूर होना चाहिए। कहीं भी पूरे अलग राज्यों में भी अगर हम उदाहरण देख लें तो जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर केंद्रीय बलों की तैनाती रही है, उनके सहयोग से ही चुनावों को संपन्न कराया गया है। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि यहाँ भी केंद्रीय बलों की तैनाती हो, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की जो उपद्रव होते हैं या जो निष्पक्षता का सवाल है, इन सभी चीज़ों से निपटा जा सके। क्योंकि आप देखे होंगे कि कई बार बूथ कैप्चरिंग जैसे मामले होते हैं, प्रत्याशियों के आपस में ही बूथ के बाहर में लड़ाई झगड़ा और तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो कई बार स्थानीय पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे में हमें आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत होती है, जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से संभाल पाते हैं और सारी चीज़ों को संपन्न करा पाते हैं, इलेक्शन को बहुत बेहतर। लेकिन अब झारखंड के साथ में समस्या ये है कि झारखंड का केंद्रीय बलों पर बकाया भी है। 13,376 करोड़ रुपए का बकाया 31 मार्च 2024 तक झारखंड का है। एक बार झारखंड की ओर से 1700 करोड़ रुपया पेमेंट भी दिया गया था। हाल के दिनों में ही हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि काफ़ी बकाया है। 1700 करोड़ देने के बाद भी 12,415 करोड़ रुपया केवल सीआरपीएफ का बकाया है। उसके बाद में 940 करोड़ रुपया सीमा सुरक्षा बल का बकाया है। फिर 20 करोड़ रुपया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बकाया है। तो ऐसे में झारखंड को उम्मीद नहीं है कि उन्हें एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स जो कंपनी यहाँ तैनात है उसके अलावा मिल पाएंगी। इसलिए वो दम भर रहे हैं कि स्थानीय पुलिस हमारी बहुत बेहतर है और उसी के नेतृत्व में, उसी के गाइडलाइन में हम लोग इसको संपन्न करा पाएंगे। लेकिन हम लोग यह मांग करेंगे सरकार से। आप लोग ये मांग जानते हुए मांग कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब आई वॉश है? क्यों आप लोग जान रहे हैं कि भाई बकाया तो फोर्सेस मिलेगा नहीं? आई वॉश की बात नहीं है ना। बकाया जैसे हमने पहले भी कहा कि एक तो समय रहते आपने चुनाव नहीं कराया, और आई वाश की कोई बात नहीं है। सरकार ने जो पैरामिलिट्री का जो इस्तेमाल किया है अलग अलग, चाहे वो नक्सल ऑपरेशन हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हों, तमाम चीज़ों में जो भी उनका उपयोग हुआ है, उसके एवज में केंद्र को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे दे देगी तो दोबारा अभी चुनाव में फिर से आपको सुरक्षा बलों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने पेमेंट तो किया नहीं है। आपने इस राज्य का खजाना जो है फ्रीबीज में लुटाने का काम किया। आपने चुनाव में जो वादे कर दिए जनता से, जो कि आप कभी पूरे नहीं कर सकते थे, उन सभी वादों को पूरा करने में आपके राज्य का खजाना पूरा खाली होता जा रहा है। कई विभागों के जो पदाधिकारी हैं, उनको, कर्मचारियों को अभी पेमेंट भी नहीं मिल रहा है पिछले 2-2, 3-3 महीने का। तो ऐसे में आप सरकार से, झारखंड सरकार ने गुहार लगाई है केंद्र से कि हमारा जो बकाया है उसको माफ़ कर देना चाहिए। केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि नक्सल गतिविधि को देखने का, हम इससे सहमत है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना खजाना फ्री बीज में लुटाते जाएं और आप केंद्र पर भी बर्डन देते जाएं। तो हम तो ये चाहेंगे कि झारखंड सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले और कैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। क्योंकि केवल स्टेट पुलिस के भरोसे, हमने पहले भी कहा कि जो बात बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं उससे हम लोग पूर्णतः सहमत है कि स्टेट पुलिस के भरोसे इलेक्शन का काम कम से कम नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, क्योंकि स्टेट पुलिस में काफ़ी, अब हम ही लोग हैं तो स्टेट पुलिस के कई ऐसे अधिकारी जिससे व्यक्तिगत परिचय है। तो ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने की आशंका पूरी रहती है। इसलिए बाहर के फोर्सेस की आवश्यकता चुनाव में होती है। ये प्रोटोकॉल है और उसका पालन सरकार को करना चाहिए। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अख्तर अली साहब, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब आपका। अख्तर साहब, बाबूलाल मरांडी या एनडीए बीजेपी का है, लगातार चुनाव कराने के लेकर जो डिले हो रहा था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। चुनाव के डेट हुए, उसके बाद बैलेट पेपर का मुद्दा आया, बैलेट पेपर के मुद्दों को नहीं सुना गया। उसके बाद फिर अब एक नया आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज पुलिस की निष्पक्षता पर उन्हें डाउट है, इसलिए जो आर्म फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, उनको डिप्यूट करना चाहिए यहाँ चुनाव में। इन आरोपों को किस रूप में आप देखते हैं? और सागर
को आपने सुना, जो चर्चा में आपके साथ शामिल हुए, आप थोड़ा विलंब से आए, कि भाई वो कह रहे थे कि वो भी मतलब एज अ होल एनडीए इस बात का समर्थन कर रहे हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी जी क्या कहते हैं, और ये तो हम लोग का समझ से परे हो जाता है आजकल, क्योंकि वो ज़्यादा व्हाट्सएप पढ़ने लगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही अभी एडमिशन लिए हुए हैं, और उनको जो भेजा जाता है अनर्गन बातें वही सब ट्वीट भी कर दिया करते हैं। रही बात कि पिछला जितना भी चुनाव हुआ है, नगर निकाय की चुनाव हो या नगर पंचायत की चुनाव हो, कभी भी किसी भी राज्य में पार्लियामेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। सक्षम रहती है पुलिस पदाधिकारी यहाँ का चुनाव कराने के लिए। और जहाँ तक बात रही उनको निष्पक्षता पे संदेह होती है, तो 2013 में आपने देखा होगा कि नगर निकाय की जो चुनाव हो रही थी उसमें हमारा ही कैंडिडेट, उस वक्त केंद्र में हमारी सरकार थी, राष्ट्रपति शासन था। अगर पक्षपात करना होता तो हमारे कैंडिडेट के ऊपर में हमारी कैंडिडेट की गिरफ्तारियां नहीं होती, आराम से उसे बचाया जा सकता है। जो भी उन पे आरोप लगा, जो भी हुआ, अगर निष्पक्षता नहीं होती तो खैर रही बात इनको आरोप लगाना है चुनाव में, चूँकि ये देख चुके हैं कि झारखंड की जनता इनको नकार रही है। कभी ईवीएम पे बैलेट पेपर पे सवाल उठाते हैं, जबकि इनकी ही बड़े बड़े नेता, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या आपका केएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो बजाबते किताब भी लिखा था, और उस किताब का प्रस्तावना खुद लाल कृष्ण आडवाणी थे इसी ईवीएम पे, डेमोक्रेसी एट रिस्क, जो उन्होंने किताब पब्लिश किया था। और किरीट सोमैया, देखा होगा आपने कि कितना अभियान चलाया था इस पे ईवीएम हटाओ को लेकर के। फिर इनका एक बीजेपी के बड़े नेता क्या स्वामी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो देखिए ईवीएम पे सवाल ये खुद उठाते थे, और आज आज बैलेट पेपर पे चुनाव हो रही है तो बैलेट पेपर पे सवाल उठा रहे हैं। तो जब इस तरह का सवाल उस वक्त उठता है जब लोगों को डर का नज़र आने लगता है सामने में कि हम हार रहे हैं। हार का जब डर सामने दिखाई देने लगता है तो पहले से ही कुछ ना कुछ आरोप लगाया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पे अपने हार को ये व्याख्या कर रहे हैं और डर को दिखा रहे हैं। तो इससे मैं तो यही इनको विपक्ष को आश्वस्त करना चाहूँगा, निष्पक्षता से चुनाव होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और हमारी झारखंड सरकार की पुलिस सक्षम है इस चुनाव को बेहतरीन तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने में। चलिए परवाज साहब, जो अख्तर अली साहब कह रहे हैं, भाई सरकार के नुमाइंदे हैं, वो आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस तरह से सागर साहब भी कह रहे हैं उनके आंकड़े के साथ वो प्रस्तुत करेंगे कितना किन सेंट्रल फोर्सेस का कितना बकाया है, तो उस हिसाब से बकाया दिलाएगा, नहीं तो फोर्सेस आएंगे नहीं। सारी जी आधी बात में इनका सुना था, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार पैसा देना होता है उस वक्त जब केंद्र फोर्सेस यहाँ पर रहती है, और किस वजह से यहाँ पर था। झारखंड सरकार का भी हाल फिलहाल आपने देखा इतना मुठभेड़ हुआ नक्सलियों का, तो नक्सल के लिए अगर फोर्सेस लगाया जाता है तो उसे पैसा नहीं मिलता, बल्कि केंद्र खुद अनुदान देती है। आप तो इसको पैसा इसलिए मांग रहा है कि अब झारखंड नक्सल मुक्त हो चुका है, और इनका स्थानीय नेता दावा करते हैं कि नहीं नक्सली अब भी बढ़ रहे हैं। तो दोहरा चरित्र है इनका। अगर यहाँ नक्सल खत्म हो गया है, अगर नक्सल खत्म हो गया तो ये यहाँ स्वीकार करे, और अगर नक्सल है तो केंद्र को पैसा नहीं मांगना चाहिए बल्कि अनुदान देना चाहिए राज्य सरकार को। चलिए प्रभात साहब जी, वही सवाल है भाई, सत्ता पक्ष तो बोल रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे। नहीं, अख्तर भाई अगर बोल रहे हैं तो अख्तर भाई के पार्टी को, इनके शीर्ष नेताओं को भी इसमें अनुसरण करना चाहिए। जो उनका एक तरह से विधवा विलाप होते रहता है, निर्वाचन आयोग हो या इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में ये रोते रहते हैं, निष्पक्षता पे हमेशा सवाल उठाते रखते हैं, एक लंबी फहरिस्त है। अगर उस पर अगर बात कर रहे हैं, रही बात है कि अभी ये ईवीएम और बैलेट पेपर का लेके, तो बैलेट पेपर का लेके जब बात हो रही थी तो बैलेट पेपर के साथ साथ में अब ये तो निर्वाचन आयोग को यहाँ पे बताना चाहिए, बैलेट पेपर से कोई डरता नहीं है। यहाँ बैलेट पेपर से होता है कि आज आप रेडी टू ईट वाला चक्कर होता है, आप हर एक काम को चाहते हैं कि 2 मिनट में परिणाम आ जाए।
जो जिस तरह से डिजिटल क्रांति है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बैलेट पेपर जाएगा तो पिछला नगर निकाय का जो फर्स्ट जो झारखंड में हुआ था उसमें लगभग 3 दिन तक काउंटिंग चली थी। 3 दिन तक काउंटिंग चली थी तो पूरा एक तंत्र उसमें सारा इन्वॉल्व हो गया था, तो एक लंबा वक्फा चला था। तो ये सब चीज़ को देखते हुए कि आप निर्वाचन आयोग कितना टेबल करेंगे, कितना नंबर बढ़ाएंगे, कितना मैन पावर बढ़ाएंगे, परिणाम जल्दी से जल्दी आए, ये सब चीज़ पे है। ट्रांसपेरेंसी के साथ कितना आप सीसीटीवी कैमरा देंगे, डिस्प्ले देंगे, ये सब चीज़ के लेके बात हो रहा था। और रहा बात है कि अख्तर साहब को इस अपने ही सरकार में इनको नहीं पता है कि राज्य में सुरक्षा बलों की कमी है। स्वीकृति आपका 80,000 का है, लेकिन अभी सुरक्षा बल के जवान मात्र 61,000 कार्यरत हैं। आप उसमें आप देखेंगे अति संवेदनशील बूथों का मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि नंबर कितना है। ये सब चीज़ को अगर ये मैनेज कर पाते हैं और ये चीज़ दिखा पाते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, नक्षत्रा टीवी में बोल के अगर बोल सकते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ हो सकता है, कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकती है, जान माल का नुकसान नहीं हो सकता है, मतदाता एकदम निर्भीक होकर निकल के जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ये सब अगर इंश्योर ही कर देते तो फिर बोलने की बात ही नहीं रहेगी। हम कहाँ सवाल उठा रहे? हम उठा रहे कि आपके राज्य में सुरक्षा बलों की कमी है। और साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि राज्य सरकार की जब पुलिस जहाँ तैनात होती है उस जगह पे अगर केंद्रीय बल वहाँ पे तैनात हो जाता है तो डिसिप्लिन और ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे अप्रिय घटना होने लगती है वो भी घटना नहीं हो पाती है। ये सब तो ये अनुभव की बात है। और ये अनुभव की बात को आप ये दोषारोपण और इस तरह का चीज़ करते हैं। आपको तो स्वर में स्वर मिला के बोलना चाहिए कि निष्पक्ष अगर चुनाव हो रहा है और राज्य में जान माल की हानि ना हो, वोटर एकदम निर्भीक होकर निकले, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा अच्छा हो, ये सब के लिए तो आपको इसमें सराहना करना चाहिए और इसमें बोलना चाहिए कि हाँ भाई सुरक्षा बलों की तैनाती होनी चाहिए। इसमें फिर राजनीति या पॉलिटिक्स करने की नहीं। पॉलिटिक्स आपको करना है तो अभी भी आप हालत देख लीजिए। आप पुरानी रांची में अभी भी जाइए, देखिए वाटर लॉगिंग पूरा है, अभी भी नाली की पानी सड़क पे आ रही है। इस पे आप मुद्दा पे बात कीजिएगा। आप पहले ही आप हार जीत का घोषणा कर दिए कि हम हार गए, हम जीत गए। अरे आप जाके देखिए जनता किस तरह से त्राहिमाम की हुई है अख्तर साहब। आप वहाँ से खुद नहीं पार हो पाइएगा क्योंकि आपके कपड़े भी गीले हो जाएंगे। ये सब चीज़ को ये मुद्दा है लोग। और मैं बार बार बोल रहा हूँ सारिफ कि नगर निकाय का चुनाव आजसू पार्टी ने जो प्रयास किया ओबीसी आरक्षण का लेके, ओबीसी को एक प्रतिनिधित्व दिया गया और माननीय कोर्ट का बार बार फटकार होने के बाद जब चुनाव हुआ तो ये आज का डेट में हर एक वार्ड से देखिएगा आम जनता राज्य सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसका परिणाम आएगा वो 27 तारीख को, वो देखने लायक होगा। चलिए अख्तर साहब, आश्वासन ढूंढ रहे हैं विपक्ष के नेता जो है, वो प्रैक्टिकल बात भी है कि भाई सरकार आश्वस्त कर दे कि देखिए आश्वस्त तो इनको होना ही चाहिए। और मैंने तो पहले जो बोला कि तीसरा चुनाव चौथा चुनाव है, कभी भी यहाँ पर बाहर से पाला मिलिट्री फोर्स आकर के स्थानीय चुनाव को नहीं कराया है। लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं कि उस वक्त पुलिस की कमी नहीं थी, चुनाव होती है, पुलिस सक्षम है। और रही बात कि इन्होंने जो कहा कि 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, देखिए चुनाव जल्दी हो जाना नहीं, चुनाव में विश्वसनीयता सबसे बड़ी माने रखता है। और लोगों का विश्वसनीयता है बैलेट पर कि हमने जो वोट किया है, मैंने एक वोट का अधिकार होता है किसी भी नागरिक को, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, बड़ा साहूकार हो या बिजनेसमैन हो। एक वोट का अगर उसे अधिकार है तो नीचे जो फैदान में जो फकीर है उसे भी एक ही वोट का अधिकार है। तो उसे जानने का हक होता है कि हमने जो वोट किया है वो किस पे किया है। समय माने नहीं रखता है। चुनाव में लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी भी समय महत्व नहीं होता है, विश्वसनीयता महत्व होता है। और जिस तरह से ईवीएम का विश्वसनीयता घटी है देश में, किसी भी चीज़ पे जब 100% लोगों को विश्वास हो तभी लोकतंत्र में उस पर कदम उठाना चाहिए। अब देखिए ईवीएम कोई भी दुनिया का ऐसा चिप नहीं है जिसे हैक नहीं किया जा सकता या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। टेस्ला के जो हेड है एलन मस्क, उन्होंने तक कह चुका है कि भाई ईवीएम हैक किया जा सकता है। अमेरिका हो, जर्मनी, फ्रांस, सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया। उसे लोकतंत्र, उन देशों में लोकतंत्र को मजबूत करना है।
जो मजबूत करना चाह रहे हैं तो अपने जनता का विश्वास पहले पायदान पे वो लोग रखते हैं कि मेरा जनता का विश्वास किसके ऊपर में है। अगर हैक हो रही है इसका मतलब कि निष्पक्षता नहीं है, फिर हम इसे क्यों अपना करके चले। और मैंने कहा कि समय माने नहीं रखता है, लोकतंत्र में समय माने नहीं रखता। चुनाव में उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होती है। बांग्लादेश में चुनाव हुआ, अभी बैलेट पेपर पे हुआ, 2 दिन में रिजल्ट आया, क्या नुकसान हुआ, लेकिन लोकतंत्र की तो जीत हुई। लोगों का एक विश्वास तो हुआ कि मैंने जिसे वोट दिया वो हुआ। अगर नहीं तो कम से कम वीवीपीएटी जो पर्ची निकलता उसका 100% उसका गणना करवा लीजिए। मगर होता क्या है कि नहीं 5 ही बूथ का करेंगे, ये तो निष्पक्षता नहीं हुई ना। चलिए, तो विपक्ष के अपने आरोप है और सत्ता पक्ष के अपने जवाब है, इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। बहरहाल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का दावा है कि निकाय चुनाव के बाद राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर होगा। राज्य में बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनेगी। त्रिपाठी का यह भी दावा है कि इस डील को गृह मंत्री अमित शाह की रजामंदी हासिल हो चुकी है। बस 2 से 3 हफ्ते के बाद इसका ऐलान होना तय है। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का बड़ा दावा, निकाय चुनाव के बाद झारखंड में जेएमएम बीजेपी सरकार। जेएमएम बीजेपी में फाइनल हो चुकी है डील। 15 से 20 दिनों में होगी डील की घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह ने दी डील को हरी झंडी। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का दावा है कि जेएमएम हमेशा से बीजेपी से संपर्क में रहती है और जब भी कमजोर होती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आती है। जेएमएम ने पहले अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर कांग्रेस के साथ आई, तो इसके बाद पावर में आकर जब मजबूत हुई तो फिर कांग्रेस का साथ छोड़कर अलग हो गई। अब सत्ता की ताकत में खुद को मजबूत करने के बाद जेएमएम एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश में। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 7 चुनाव लड़ी थी, तो इसके बाद बार बार यह बात आना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहना, उस तरह की बात आना कि नहीं भाजपा के संपर्क में झारखंड मुक्ति के मोर्चा के नेता हैं, ये हम लोगों को आहत करता है। वो टच में हैं, भाजपा के टच में हैं, उनको टच में नहीं रहना चाहिए सरकार के मसले पर। अभी होगा क्या, राजनीति में तो सवेरे कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर में कुछ हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार बन ही गई, लेकिन वो लोग भाजपा के टच में हैं। केएन त्रिपाठी के बयान पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर मनोज कुमार ने इसे बेबुनियाद और बड़बोला बयान करार दिया। उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और उसको राष्ट्रीय जनता दल से कोई लेना देना नहीं है। इस पर तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं केएन त्रिपाठी जी। इसलिए केएन त्रिपाठी के बात को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो अब जब मन करता है तब कुछ न कुछ बयानबाजी करते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी करके मीडिया में बना रहना चाहते हैं। इसका कोई बोलने का ना उचित है, ना वो समय है और ना ऐसा होगा। ये पार्टी का बयान नहीं है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने इसका खंडन किया है। और इस तरह की बातें क्यों हो रही है? जब हमारा मजबूत अलायंस है, 54 सीट है हमारे पास, 56 सीट है, हमारा 60 सीट भी हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद भी अगर इस तरह की हल्की बातें करना ठीक नहीं लगता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भाजपा के पास, हमने वो दिन देखा है हमारे आंखों के सामने, ये बीजेपी के लोगों ने घर में घुसकर हमारे मुख्यमंत्री जी को उठा लिया। और किस मुंह से ये त्रिपाठी जी बोल रहे हैं? दरअसल केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज से पहले विधायक रहे। इस बार निकाय चुनाव में मेदिनीनगर सीट के लिए मेयर पद पर उनकी बेटी नम्रता त्रिपाठी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसके बावजूद जेएमएम मेयर पद के प्रत्याशी पूनम सिंह को समर्थन दे रहा है। इससे केएन त्रिपाठी जेएमएम से नाराज चल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साध रहे हैं। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज। तो सियासत की बात सियासत ही जाने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेदिनीनगर सीट से मेयर उम्मीदवार केएन त्रिपाठी की बेटी हैं नम्रता त्रिपाठी, चुनावी मैदान में है और जेएमएम ने वहां जो अपना समर्थन दिया है वो पूनम सिंह को दे दिया है। और इसके बाद से लगातार केएन त्रिपाठी के बयानों में सरकार और अपनी सरकार के खिलाफ तल्खियां आ गई हैं। क्या ये उसी कड़ी से जोड़कर देखा जाए? ये सवाल लेकर हम चलते हैं कांग्रेस के पास। अख्तर अली साहब, विपक्ष लगातार
कहता रहता है, आप लोग लगातार डिबेट में कहते हैं कि ट्वीट कर कोई कहता है कि कुछ दिन की सरकार है, कोई बयानों में कहता है कि कुछ दिन की सरकार है, ये लोग सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन लोटस और ये ऑपरेशन। अब तो सत्ता पक्ष में शामिल और आप ही के दल के नेता है और वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं, किस रूप में इसको देखिएगा? देखिए, यह कांग्रेस का आधिकारिक कोई बयान नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसका खुद खंडन किया है और गठबंधन में किसी तरह का कोई दरार नहीं है और पहले से तय था कि स्थानीय चुनाव है, इसमें किसी भी कार्यकर्ता का दिल को नहीं दुखाया जा सकता है। अगर कोई चाहता है लड़ने तो अपनी अपनी शक्तियाँ लोग प्रदर्शित करते हैं, इससे सरकार का सेहत में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है इस चुनाव से। अब केएन त्रिपाठी जी ने जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत सोच होगा, कांग्रेस पार्टी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके अध्यक्ष ने खंडन किया, आप लोग ये जारी करते हैं भाई, ये तो सरकार को अस्थिर करने वाला बयान, आप सीधे कार्रवाई की बात करते, शोकॉज लेते, आप किनारा कशी कर ले रहे बयान से। देखिए, ये अभी चुनाव का समय में उनकी बेटी कांग्रेस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रही है पार्टी। उन्होंने जो कहा है, जाहिर तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे सवाल करेंगे, हमारे प्रभारी भी सवाल करेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में आपने इस तरह का बात को कहा है। लेकिन यह गठबंधन सवाल कर लेना चाहिए तब तक, मेरी समझ से बख्तर अली साहब। नहीं, अभी सरकार को अस्थिर करने वाली बात है ये। नहीं, पहले तो समझा जाएगा ना कि ऐसा उन्होंने कहा क्यों, और उसे हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको पैनी नज़र रखे, उनका खंडन किया, उनके बातों का कोई समर्थन नहीं किया। उससे उस समझ में आना चाहिए कि हम इस बयान से पार्टी से अलग थलग पड़ गए, उनका कोई समर्थन में नहीं आया। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, संदेश देते ना, एक शोकॉजी आप जारी करते हैं, जो बयान दिया, मैसेज आता ना कि भाई कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है, कांग्रेस का ये मानना नहीं है, ये केंद्रीय पार्टी की व्यक्तिगत राय है। बेशक वही बात तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये केएन त्रिपाठी का अपना व्यक्तिगत मामला है। गठबंधन के तमाम दल, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी ने इसका खंडन किया है उनके बातों को। और हमने जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आरजेडी के जो प्रवक्ता मनोज सिंह, उनका बयान चला था, वो भी ये कह रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व को पहल करनी चाहिए इस बयान पर। नहीं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष ने तो खुद खंडन किया उनकी बातों को। अच्छा, चलिए सागर जी का रुख करें। सागर जी, जो सवाल था कि भाई लगातार आप लोगों पे आरोप रहता है कि आप लोग डेट तारीख देते रहते हैं कि फला तारीख के बाद, खरमास के बाद अस्थिर हो जाएगी सरकार, इसके बाद अस्थिर हो जाएगी सरकार, तो आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग अस्थिर करने के प्रयास कर रहे हैं सरकार को। या तो कांग्रेस के में से इस तरह की बात आ रही है कि भैया 10-15 दिन चुनाव के बाद, उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन। या देखिए, जो पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी ने जो बयान दिया है, हमको लगता है कि ये राजनीतिक ध्रुवीकरण और लाभ के लिए आगामी नगर निकाय चुनाव में उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और कांग्रेस पार्टी इस बयान को किस तरीके से लेती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये बिना सिर पैर की बात है जो वो कह रहे हैं। और एनडीए के दिन इतने बुरे नहीं आए हैं झारखंड में कि हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में सरकार चलाना पड़े। कम से कम इतना हम लोग आश्वस्त हैं। और पहले चला चुके हैं आप लोग, उस वक्त दिन अच्छे थे, अभी दिन बुरे हो गए। पहले बहुत कुछ हो चुका है जीवन में। जीवन में जब आप पुरानी बातों पर जाएंगे, इतिहास पर जाएंगे, तो पहले बहुत कुछ होता था। पहले आप भी कहीं और थे, आज आप नक्षत्र में हैं। तो ये पुरानी चीज़ों पर नहीं जाना है। मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य, राजनीति में संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती ना सागर साहब, नहीं, मैं दरकिनार नहीं कर सकते आप कि इतने खराब दिन नहीं चल रहे किसी के साथ। उसी संभावनाओं पर ही देखिए, इंग्लिश में एक कोटेशन है सागर साहब कि देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इंटरप्ट करेंगे तो अलग बात है। नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहे आप ही की बात को ऐड कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बहुत थिन लाइन है। अगर किसी क्लैरिटी की जरूरत है तो आप हमें बताएं। मैंने तो स्पष्ट कहा कि इतने बुरे दिन एनडीए के नहीं आए हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में सरकार चलाना पड़े। दिस इज स्पष्ट। अब इसमें हमको और कुछ ना मैंने घुमा के कहा ना कुछ और इसमें बोलने की जरूरत है। और हम लोगों पर मैंने कहा शारिक जी कि लगातार एक आरोप लगते रहे हैं जब से 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार बनी है। जब भी ये किसी भी विपत्ति में आते हैं या जब भी इन्हें अपने अंदर में लगता है कि हमारे गठबंधन की सेहत कहीं खराब हो रही है, एक छोटा सा सगुफा मीडिया में छोड़ देते हैं, अपने किसी नेता से बुलवा देते हैं, बाद में फिर उस बयान से किनारा कर लेते हैं कि यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और हम लोगों के ऊपर, एनडीए के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि हम लोगों को विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है,
तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। आगे जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा कि क्या करना है नहीं करना। अभी ऐसी कोई बातें नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो कहा है वो अपनी जो सुपुत्री उनकी चुनाव लड़ रही हैं उनके लिए व्यक्तिगत कुछ चुनाव में लाभ मिले, इस उद्देश्य से उन्होंने ये बयान दिया है। दूसरी बात, अभी जो अख्तर भाई कह रहे थे कि जो बकाया पर के नक्सली जो मूवमेंट चलता है उसमें राज्यों का भी केंद्र सरकार को उसमें मदद करना चाहिए। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने जो 2025 और 26 का जो बजट पेश हुआ था उसमें 3,610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा ऑपरेशन चलाने के उद्देश्य से। लेकिन फिर भी जो राज्य होते हैं, जिस राज्य में यह ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, उसका भी आंशिक सहयोग इसमें देय होता है। वही आंशिक सहयोग जो देय है वो झारखंड का बकाया है और नक्सल ऑपरेशन का बकाया नहीं है। झारखंड का जो बकाया है उसमें जो कोरोना काल में जो सीआरपीएफ की जो तैनाती हुई थी उसका बकाया है। जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में जो सीआरपीएफ का और अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो उपयोग सरकार ने किया है उन सभी चीज़ों का बकाया है। और 5,883 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर है जो कि कम मूलधन है और 7,522 करोड़ रुपया ब्याज के तौर पर इनको देना है। और हम भी यह मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि एटलीस्ट जो ब्याज का पैसा सरकार जो झारखंड सरकार के ऊपर जो लगाया जा रहा है उसको माफ़ करने के लिए ज़रूर केंद्र की सरकार को पहल करना चाहिए। झारखंड की सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है जिसमें सीआरपीएफ के भी आईजी और झारखंड पुलिस के डीजी को उसने कमेटी में रख करके उन्होंने बातचीत करने के लिए आगे पहल की है। तो हम भी ये डिमांड करेंगे कि जो इंटरेस्ट का पैसा है उसको ज़रूर माफ़ करना चाहिए। और ईवीएम की भी चर्चा हुई यहाँ पर, बता रहे थे कि किस तरीके से ईवीएम से आम लोगों का भरोसा उठ गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब कर्नाटक में आप चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पर आपका पूरा भरोसा रहता है। जब झारखंड में आप चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम के ऊपर आपका पूरा भरोसा रहता है। जब आप पंजाब में चुनाव जीतते हैं तब आपका ईवीएम पर पूरा भरोसा रहता है। जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां आपका ईवीएम के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है। तो ये कम से कम आई वॉश के लिए, खाली विरोध के लिए विरोध में बोलना हमको नहीं लगता है कि कहीं से उचित है। जो इस देश में ईवीएम के माध्यम से हो रहा है चुनाव, और जब सरकार ने झारखंड में बैलेट पेपर से भी कराने का नगर निकाय में जब निर्णय लिया तो हम लोगों ने उसका कहीं कोई विरोध, हमें एटलीस्ट जेडीयू को कोई उसका विरोध नहीं है। यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, इसका भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि चुनाव हो रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। अब ये दल के आधार पर हो रहे हैं या निर्दलीय हो रहे हैं, इस पर बहुत डीप हम नहीं जाना चाहते हैं। चुनाव हो रहा है, ये अच्छी प्रक्रिया है। तो वही मैंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना अनुचित है। चलिए, प्रभास साहब का रुख करते हैं। सागर साहब से एक आखिरी बात करेंगे। सागर साहब, आपका वो बयान जो है कि भाई इतने खराब दिन एनडीए के नहीं है कि जेएम के साथ सरकार बनाए, उसको हम लाइब्रेरी में आर्काइव करवा रहे हैं जी। आर्काइव करवा लेंगे उसको, उस बयान को करा लीजिए। चलिए, करा लीजिए। बिल्कुल प्रभास साहब जी, भाई जेडीयू का तो एकदम स्पष्ट है कि भाई इतने खराब दिन आए नहीं हैं अब कि जेएम के साथ मिलकर सरकार चलाना पड़े। आपका क्या है, अच्छे दिन आने वाले हैं क्या केंद्रीय पार्टी के बयान के बाद? देखिए सारे अच्छे दिन हर राजनीतिक दल चाहता है कि अच्छे दिन जनता का है। और जो सरकार, इसका जो 6 साल का जो कार्यकाल है, जनता का कहीं से अच्छा दिन नहीं आया। आज बेरोजगार सड़क पे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रही है। आप हर एक चीज़ पे देखेंगे तो सरकार फेलियर है। इसमें साथ साथ में इसका जवाब देते हुए मैं क्या जवाब दूं, ये कोई राजनीतिक पार्टी का ये आंतरिक विषय है, आंतरिक विषय है, इसमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आपके टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता इस तरह का चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप पूर्व का भी चीज़ों को आप देखिए ना। आपके ही टीवी चैनल पे हम लोग बैठे थे, अभी कांग्रेस के 5 विधायक गए हुए थे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात करके आए थे, जो अपने मंत्रियों से असंतुष्ट थे। अब मंत्री जी किससे जाके मिलते हैं? राहुल गांधी जी के साथ फोटो शूट करवा के आ जाते हैं। और वो जो उनके विधायकों का, कांग्रेस के विधायकों का जो डिमांड था, ठंडा बस्ता पे चला जाता है। अब उसी तरह चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ आपस में ये कांग्रेस का है और इस तरह का चीज़ होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक रोड मैप लेके चले हैं, माननीय मुख्यमंत्री लेके चले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रोड मैप में कहीं ना कहीं अड़ंगा आता है। जो विकास का जो बात, अगर जो झारखंड सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार बन के आई थी और हम लोगों को भी उम्मीद थी कि जनता का जो
वादा जो करके आए थे वो पूरा होगा, वो कहीं ना कहीं वो बाधित दिखाई देता है। तो एज ए विपक्ष हम यही चाहेंगे कि किसी का अच्छा दिन आए चाहे नहीं आए, राज्य की जनता का अच्छा दिन आए, क्योंकि राज्य बहुत संघर्ष करके हम लोगों ने लिया है। राज्य के नवनिर्माण का हम लोग हमेशा आजसू पार्टी संकल्पित है और नवनिर्माण की तरफ। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें आपको इनके जो जेएमएम के साथ जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं अड़ंगा डालते हैं। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो तो दिखाई दे ही रही है। आरजेडी के अभी प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो आरजेडी के नेताओं का भी हाल देख लीजिए कि वो सरकारी गाड़ी मिलता है उसका कलर करा रहे थे। तो ये लोग रंग बदलने वाले चीज़ें हैं जो जनता को हमेशा भ्रम में डालना चाहते हैं। विकास की स्थिति नहीं है। यही सब चीज़ को देखने के लिए अभी अख्तर साहब बड़ा ईवीएम के लेके बात कर रहे थे, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, तो अख्तर साहब को ये भी देखना पड़ेगा कि ईवीएम कब आया था। ईवीएम को आप लॉन्च किए थे 1982 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम में कि उपचुनाव हुआ था परवूर विधानसभा में, उस टाइम आप इंट्रोड्यूस किए थे ईवीएम को। उसके बाद ईवीएम को आप पूरा तरह से 100% पूरे देश में लागू कराए थे 2004 में मनमोहन जी की सरकार में। जब आपको इतना मतलब लंबा टाइम होने के बाद भी आपको लग रहा था, तो उसी टाइम आप क्यों नहीं ईवीएम को आप स्क्रैप कर दिए थे। और आज आप बता रहे हैं कि दूसरे दल के नेता उस पर किताब लिखे, ये लिखे, आज आप माथा पीट रहे हैं। मैं वही चीज़ बोला कि आप कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित कीजिए। आपके शीर्ष नेतृत्व क्या बोलते हैं और आपके जुबान से क्या निकलता है, ये आपके नेता क्या बोलते हैं। ये जिस तरह का जो चीज़ें होता है ना कि विधायक जा रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं तो पार्टी के सर्वोच्च लीडर से मिलते हैं, तो यहाँ जनता को भ्रम में डाल के आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन राज्य की जनता यहाँ पिसते चले जा रही है। ये सब चीज़ों को नकारते हुए आप देखेंगे कि आने वाला कल में राज्य की जनता ये बड़ा बुरा अनुभव ले रही है। इस बुरा अनुभव का परिणाम आने वाला कल में दिखाई देगा। अख्तर साहब, गंभीर आरोप है आजसू के। देखिए, ये आरोप लगाएंगे, इनको लगाने दीजिए। देश की खास करके झारखंड के हमारे जनता खुशहाल है, युवाओं की सरकार बनी है, रोजगार नए निरंतर वैकेंसियाँ निकल रही है। अब आजसू पार्टी को अभी आवाज़ उठाना चाहिए था 27% आरक्षण के लिए कि क्यों रोक करके रखा हुआ है। इनकी मांग थी, इनकी डिमांड थी। स्पेशल स्टेट, रुकिए परवाज साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बहुत तरह का गंभीर आरोप नहीं, लेकिन अब जवाब देने मैं डेट अख्तर भाई सुनिए। हाँ, मैं डेट सारा चीजों पे आ रहा हूँ, डेट के साथ रखा हूँ। हाँ, मैं डेट के साथ में रखूंगा ना। आप पुराना गजट भी उठा के देख लेंगे और उसके बाद बात करेंगे। हाँ, ठीक प्लीज बड़ा मत पहले ये नहीं, फिर आप बोलने नहीं दीजिएगा परवाज भाई, तो इसे समझ नहीं आएगा कि आपने क्या बोला। अब मैंने आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। पार्टी का नाम लेके अगर कुछ बोलेंगे तो तथ्य के साथ तो लीजिए। मेरी बातों को आपका डिमांड था या नहीं कि 27% आरक्षण मिले? जाहिर सी बात है, हम ओबीसी की लड़ाई लड़े ना भाई। आप पंचायत चुनाव में नेतृत्व कर दिए थे। अबे तो बात तो करने दीजिए ना। पुराने 27% विधानसभा से जब विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया है, आप उसके घटक सहयोगी है बीजेपी का, कभी राजभवन घेरने का कोशिश किया आप लोगों ने कि क्यों अब तक रोक करके रखा है आपने 27% आरक्षण को? ये तो रही पहली बात। आप ही जब यूपीए की सरकार केंद्र में था तो लंबी लाइन आपने खींचा था स्पेशल स्टेट का दर्जा झारखंड को मिला जाए, आज भी दिया जाए। एक बार भी आपके सांसद ने कभी संसद में आवाज उठाया कि जब बिहार को स्पेशल पैकेज देते हो और आंध्र प्रदेश को देते हो, मेरे झारखंड का पैसा क्यों रोक के रखते हो? ग्रांट एड का पैसा वो तो अपना पैसा नहीं है, कई एक देशों से, कई एक संस्थाओं से देश को मिलता है, उसके बाद में राज्यों का हिस्सा होता है वो पैसा। 17,000 करोड़ रुपया आप रोक करके रखे हुए हैं और रोना रोते हैं कि केंद्र का पैसा नहीं दिया है, सीआरपीएफ का पैसा। आपने कभी आवाज उठाया कि वो पैसा आपका तो नहीं है कोई बजट का? ये ग्रांटेड विदेशों से मिलता है, देश को मिलता है, उससे राज्यों को हिस्सा मिलता है, वो पैसा रोके हैं। कर का पैसा 48,000 करोड़ में आज तक 18,000 करोड़ रोक के रखा हुआ है। 30,000 करोड़ रुपया आपने रोक के रखा है। काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे झारखंड सरकार को, इस लोकप्रिय सरकार को? यहाँ के युवाओं के लिए काम करना चाहता है, क्यों नहीं करना पैसा देते हैं? मैंने पिछले डिबेट में था जब मैंने आंकड़ा दिया था सारिक साहब कि 41% कर्ज में जाता है। आज मैं आंकड़ा लेके आया तो बताने के लिए कि जो 53 लाख करोड़ का जो इनका बजट है उसमें से 14,03,972 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज चुकाएंगे ये।
अब देखिए उसमें कितना परसेंट हुआ। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है 5.5 लाख रुपीस, सिर्फ कर्ज, तो ये तो कर्ज इतना चुकाएंगे 14 लाख रुपया ये कर्ज चुकाने में। और उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर डेट रिसिप्ट ये कितना ले रहे हैं, 16,63,066 करोड़ रुपया फिर केंद्र सरकार कर्ज लेगी, कर्ज को कर्ज चुकाने के लिए। अपना तो ये बजट पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने पहले बता दिया था कि केंद्र की क्या हालत है, अभी तो एफटीन फाइल पे ये उलझे हुए हैं, इनकी स्थिति वो होने वाली है। ट्रेड डील जो हुआ, किसानों को किस तरह से बेमौत मारने का इन्होंने जो डील साइन किया है, आने वाला समय में ये देश जो जिस तरह से बेचने का काम नरेंद्र मोदी किया है, इन लोग उसका सहयोगी बने हुए हैं, इनसे हाथ छोड़ के पीछे छुड़ा करके भागना चाहिए। कि ये इनका खुद स्वीकारोक्ति हरदीप सिंह पुरी कि मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ एसटीएम से, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं, अनिल अंबानी पे कोई कार्रवाई नहीं। और हालात आज देश का ये हो गया है कि ट्रंप पेन थमा देते हैं मोदी जी को और कहते हैं साइन इट, गो टू साइन इट, और मोदी जी वहाँ साइन कर दो। किसानों के साथ में जो बुरा हाल होने वाला है, वहाँ का कृषि मंत्री कह रहा कि बहुत अच्छे दिन आ गए, यहाँ के अमेरिका वासियों के लिए बहुत अच्छा डील हुआ है, और देश में बताने के लिए कुछ नहीं है। जो स्थिति अब देश की बनने वाली है आने वाले समय में, ये प्रधानमंत्री मुंह छिपाए फिर रहे हैं, आंख से आंख मिला नहीं रहे हैं, संसद से भाग गए हैं, और संसद में आके जवाब देना चाहिए। इनको 4 महिलाओं से इनको डर लग रहा है, तो देश की ये स्थिति है। राज का ये चिंता छोड़े, पहले देश का देखे। चलिए परवेज साहब जवाब देने, परवेज साहब थोड़ा कम शब्दों में रखिएगा, समय कम है। साहिब, ये हमको अच्छा लगा कि आप नगर निकाय का चुनाव से स्टार्ट किया और आप सीधे हम लोग फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा करने चले गए। अख्तर साहब, यही मैं बोला हूँ कि नाली सड़क पे बह रही है, लेकिन इनको चिंता है कहाँ ये चले गए। मैं आपको बताता हूँ, और ये बात बहुत ही अच्छी लगी अख्तर साहब से, और मैं अख्तर साहब का धन्यवाद करूँगा कि इनको उम्मीद आसू पार्टी से, इनको उम्मीद आसू पार्टी से है, क्योंकि इनका भी विश्वास है कि आसू पार्टी ने झारखंड को गढ़ा है, झारखंड के नवनिर्माण की तरफ कोई लेके जाएगा तो आसू पार्टी लेके जाएगा, क्योंकि इनकी उम्मीद है आसू पार्टी से। परवाज साहब जब जेडीयू दबाव बना करके स्पेशल पैकेज ले सकता है बिहार के लिए, आपकी उम्मीद है, दबाव बना करके क्यों नहीं ले सकता? आपकी उम्मीदों के साथ झारखंड की झारखंडियत के साथ आसू पार्टी हमेशा तत्पर है और मुखरता के साथ में। अख्तर साहब, मुखरता के साथ में, अरे हमारे माननीय, अच्छा जवाब सुन लेता हूं साहब, तो यही विजन है कि झारखंड नव निर्माण के दिशा के तरफ जाए, वही है। और आपकी उम्मीदें अगर आसू पार्टी से है, तो मैं आपको टीवी के नक्षत्र चैनल के में बैठ के बोलता हूं कि आपकी उम्मीदों में आसू पार्टी खरा उतरेगा और झारखंड के नव निर्माण सभा का घेराव कब करते हैं। चलिए सागर साहब, वाइंड अप कॉल थोड़ा कम शब्दों में रखिएगा। सागर साहब, तो यही बोलेंगे कि नगर निकाय का चुनाव को लेकर के आज हम लोग इस चर्चा में बैठे थे, और हम लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं एज ए पार्टी एंड एज ए अलायंस ऑल्सो। और जब 23 तारीख को जब इसके परिणाम आएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थित उम्मीदवार इस चुनाव में बाहर निकल के आएंगे। चलिए, तो निकाय चुनाव में जिस तरह से केंद्रीय फोर्सेस की मांग है, एनडीए की तरफ से सत्ता पक्ष का अपना जस्टिफिकेशन है, उस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कांग्रेस कोटे से पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने जो बयान दिया, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा परवेज साहब। मैं यही बोलूँगा कि हम तीनों पैनलिस्ट की तरफ से महाशिवरात्रि की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई। चलिए, मैं भी पुलवामा हत्या आज उसका 7वां साल है, मैं सभी का खराज अकीदत पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार से 300 किलो RDX का जल्द पता लगा करके उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे। चलिए, बहुत शुक्रिया बख्तर अली साहब आपका, सागर साहब आपका, परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए।